नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे राजेंद्र सिंह शेखावत। राजेंद्र सिंह शेखावत कोटा के डिविजनल कमिश्नर रहे हैं और शाहपुरा समेत कई जिलों में जिला कलेक्टर के तौर पे भी आपने सेवाएं दी। आप न केवल कानून बल्कि प्रबंधन के भी विद्यार्थी रहे हैं। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बहुत कम मिलते हैं जो अध्ययनशील रहे हैं। मैंने आपको एक कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन के दौरान देखा था सर, विकसित भारत का आपने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे बड़ा प्रभावी लगा और फिर आपसे अपील की तो आज आप स्टूडियो में पधारे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल फाइन, अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू। तो आज अपन सर बात करेंगे कि आप चूंकि अब सक्रिय सेवा से यानी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं और अभी आजकल सामाजिक कार्यों में आपको या सामाजिक प्रोग्राम्स में देखा जा रहा है, सामाजिक संगठनों में देखा जा रहा है। ज़्यादातर आरएस आईएएस जो रिटायर होते हैं राजस्थान में वो सत्ताधारी नेताओं के यहाँ पाए जाते हैं कि कोई बोर्ड निगम मिल जाए। तो आप सेवा की ओर कैसे मुड़ रहे हैं? क्या कोई बड़ा एम या कुछ और सोच रहे हैं आप? निश्चित रूप से आप राजकीय सेवा में रहते हैं और आप रिटायर होते हैं तो कई प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न बोर्ड निगम्स में लग भी जाते हैं। अभी भी काफी लगे हैं जी। और आप जो कह रहे हैं कि चापलूसी करते हैं, ये करते ना ना, हैं, मैंने मुझे चापलूसी का मुझे नहीं तो कहा। नहीं लगता। नहीं, चापलूसी का नहीं कहा, मैंने कई वो पाए जाते कई हैं बार वहाँ। मेरिट पे भी सरकार डिसीजन लेती है, जी लेकिन जी ये तो जो बिल्कुल। गवर्नमेंट इन पावर है उसका डिसीजन होता है कि वो किसको लगाए किसको नहीं लगाए। जी जी लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशासन अधिकारी जो अपने पदों पर रहा है उसके एक्सपीरियंस का फायदा वो सामाजिक सेवा के बतौर भी रिटायरमेंट के बाद दे सकता है। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने उसको अवेल भी किया और मैं अभी यूजीपीएफ से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें जो गरीब प्रतिभावान बच्चे हैं उनको हम आगे ला रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, चाहे एनवायरनमेंट का सेक्टर हो, जी। चाहे सोशल जो हार्मनी की बात। वेलनेस है, सोशल हार्मोनी है, इसके जी। बारे में जी हो या अन्य इश्यूज हो, उन पे सब पे ही कोशिश कर रहे हैं कि एक सामाजिक सरोकार आपस में बढ़े और सब लोग मिलजुल कर रहें। जी। ये यूजीपीएफ क्या है सर? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं। बेसिकली यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन मेघराज सिंह जी रोहिल द्वारा बनाया गया एक कंपनी एक्ट के तहत एक एनजीओ टाइप जी, एनजीओ संस्थान है बिल्कुल। जो पिछले 1 साल से करीब काम कर रहा है, जिसमें अभी आपने देखा बीकानेर में भी 51 जोड़ों की जी बिल्कुल, हमने शादी कवर हुई, भी बड़े किया था रॉयल उसको। तरीके से उनको जी उनका स्वागत किया गया। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि कई जो दिव्यांग हैं बच्चे, उनकी भी हेल्प की है। जी। और साथ ही अभी आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी जो बच्चे इनके पास आए उनको प्रमोट करने की कोशिश की है। करीब 400 से ऊपर बच्चे हो गए जो 10th और 12th में जिनकी अच्छी परसेंटेज थी और जो गाँव ज़्यादातर गाँव में हैं, जो काफ़ी गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जयपुर पढ़ें या सपना देख सकें कि वो आरएस आईएएस बने या मेडिकल में जाएं, तो ऐसे लोगों को भी प्रमोट किया है और एडमिशन्स कराए हैं। एनवायरनमेंट में भी कोशिश की है, पर्यावरण के अंदर भी उन्होंने एक मॉडल पेश किया धून वाला कि किस तरह से एक बेकार बंजर जमीन है उसको कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, किस प्रकार से चेंजेस लाए जा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का उसी मॉडल का आपका मैंने प्रेजेंटेशन देखा था एक राष्ट्रीय सेमिनार में। का जो यहाँ भवानी निकेतन जो थी महिला महाविद्यालय, वहाँ उन्होंने एक नेशनल लेवल का सेमिनार रखा था जिसमें विकसित भारत 2047 का किस तरह का बिल्कुल होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से ये जो विकसित बनेगा उसमें किन किन पैरामीटर्स पे हमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो आपका महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का हो, या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज हो, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इश्यू हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, या फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे बढ़ाएंगे, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे बढ़ाएंगे, और फिर एजुकेशन को कैसे इंपावर करेंगे, कैसे एजुकेशन सब लोगों के तक पहुंचे, और साथ ही साथ किस तरह से हम 2047 में विकसित बन के हमारे जो सारे पैरामीटर्स हैं उनमें हम स्पोर्ट्स हो चाहे अन्य गतिविधि हो, इन सभी गतिविधियों में हम दूसरे जो विकसित राष्ट्र उनके पैरामीटर्स के सामने टिक सकें। जी सर, मेरा सवाल आपसे एक ये रहेगा कि आप बहुत पहले जब एज एन आर एस सेलेक्ट हुए थे राजस्थान में, उस वक्त की कोचिंग इंडस्ट्री, क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री थी क्या उस वक्त? आपका क्या प्रोसीजर रहा? आजकल की जो भीड़ है उस पर भी मैं आऊंगा। नहीं, मेरे तो कोई ध्यान भी नहीं था कि कोचिंग भी होती है क्या। अच्छा। हाँ। जी। तो मैंने तो अपने लेवल पे ही खुद ही तैयारी की, मुझे पता भी नहीं था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई आरएस की या
जी ऐसे सुनते थे कि कोई आईएएस की इंस्टीट्यूट वगैरह हैं दिल्ली के अंदर, जी जी बिल्कुल। तो उनके बारे तो में कैसे तैयारी की? ऊपर आपके साथ वालों ने भी फिर कोचिंग नहीं की होगी उस दौरान तो मेरे ख्याल से मैंने किसी से नहीं सुना ही कोई कोचिंग कर रहा हो। जी एक दो केसेस ऐसे थे जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि पार्टिकुलर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें इनसे मैं पढ़ के आता हूँ, सब्जेक्ट वो एक्सपर्ट। पर्सनल जी जी। कोचिंग करते थे जाके उनके। लेकिन जिस तरह से आजकल जो कोचिंग का सिस्टम है वैसा नहीं। तो अभी जो ये सिस्टम चल रहा है उसको कैसे देखते हैं सर? आप एक विद्यार्थी से शुरू करते हैं, एक ऐसे आम गांव के परिवार से निकल के आते हैं, फिर उस संस्था में पहुंच रहे हैं जिसके लिए अब पहुंचने के लिए लाखों लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उस सिस्टम में पहुंचते हैं। प्रश्न बड़ा ही टिपिकल है। जी सर, आपके लिए टिपिकल नहीं है। बेसिकली तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं तो पर्सनली इसके बहुत ज्यादा अच्छे फेवर में नहीं हूँ। जी बिल्कुल। कारण कि इसमें क्या है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो कोचिंग ले सकता है और जी। वो आगे निकल जाता है। अब आज भी क्या है, जो अभी देख रहे हैं आप, जो 90% 95% का बच्चा है उसको कोचिंग प्रॉपर नहीं मिले तो वो रह जाता है, और जो 60 और 70% के जो बच्चे हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो बेसिकली अब कोचिंग इंस्टीट्यूट अनिवार्यता इसलिए हो गई कि जिसको आगे जाना है वो कोचिंग करे, क्योंकि जो वो खुद मेहनत कर सकता है और जो उसको 10 या 20 लोग ग्रूमिंग कर रहे हैं उसकी, उसको टेक्निक्स बता रहे हैं कि कैसे तो आप एग्जाम दें, कैसे तैयारी करें, कैसे टिप्स दे रहे हैं, जी साथ ही साथ उनके टाइम टू टाइम एग्जाम्स ले रहे हैं, साथ ही वो उस माहौल में रह रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जिस माहौल में रह रहा है उसमें कई बच्चे उसके साथ हैं, वो बताते हैं कि आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसका मुकाबला अब प्रतिभावान बच्चा भी अकेला तैयारी नहीं कर सकता। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जी। सर जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं या सिलेक्शन करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, क्या आपको नहीं लगता इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इनको डिकोड कर लिया है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। जी लेकिन आप ये देखें ना कि इनके पास इतना टैलेंट है, इतने सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, जी तो वो सारे दिन रिसर्च करते रहते हैं। तो आप जो एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा वो भी कहाँ तक पहुंचे। अब कई बार ये इशू उठता है कि इस फलाने मटेरियल में से 25% हाँ क्वेश्चन आ गए, लेकिन जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो भी तो एक आदमी है। हाँ और जो कोचिंग दे रहे हैं वहाँ इतने एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं जो गूगल से सर्च करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्च करते हैं बिल्कुल एक ही मटेरियल पे। फिर ये ट्रेंड देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे आरएस का ट्रेंड चल रहा है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चंस की रेंज सबको मालूम है कि 10 से 20% होती है, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकाल के और तैयारी करवाते हैं। अब वो गांव में बैठा हुआ बच्चा या जिसके पास साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे कॉम्पीट करेगा उनको। वो तो सवाल ही नहीं है सर कॉम्पीट होने का। तो फिर अगर अपन एकेडमिक्स पे आए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एकेडमिक्स में पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो रही, ऐसा अपन कह सकते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। आप कॉलेजेस में जाइए, जी आप देखें, जी आप आप पूरे आप देखें ना, आपके जो कॉलेज हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे आप पूरे अपने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें जी तो हमारी यूनिवर्सिटीज कहाँ स्टैंड कर रही हैं। एग्जैक्ट फर्स्ट 500 में कितनी का है। और जो आपकी आज से 20-30 साल पहले यूनिवर्सिटीज होती थी जिनमें थोड़ा बहुत पढ़ाई ठीक थी, आज कहाँ लेवल रह गया। जी और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियसली जाके कॉलेज में पढ़ते हैं, किससे कितने स्टूडेंट्स हैं वो वास्तव में रिसर्च करते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट पे है। कितना काम हो रहा है आप देख लें, रिसर्च में कितना काम हो रहा है। सर अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हम एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं अमेरिका बेस के, तो वो बता रहे हैं कि दुनिया के टॉप 65 रिसर्च इंस्टीट्यूट में से 47 चाइना के हैं। अमेरिका भी पीछे पिछड़ रहा है, हम तो है ही नहीं उनमें नहीं कहीं। नहीं, देखो, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जी और इवन चाइना भी, इनमें रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी काम होता है। एग्जैक्टली। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हमारे यहाँ रिसर्च में आपको पता है किस तरह काम होता है। हमारे यहाँ तो इधर उधर से इकट्ठा करके और बना देते हैं और प्रेजेंट पे कर देते हैं और उसको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर आप। बेसिकली हमारा जो चैलेंज है हायर हमारे। एजुकेशन लेवल है ना बहुत अच्छा नहीं है। जी। हमारा 10+2 तक लेवल बहुत अच्छा है, नहीं मैंने लेकिन हायर उस एजुकेशन उसमें लेवल देखा बहुत सर, ज्यादा उस अच्छा नहीं। सेमिनार में आपको देखा कि बच्चे जो थे वो 2 सेशन के बाद ऊब चुके थे, लेकिन आपका 1 घंटे का सेशन में उनको मजा आया। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका है, न केवल प्रबंधन, वो मुझे काफी इंस्पायर किया उसने मुझे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, चाहे वो आरएस की कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टरी कर रहे हैं, चाहे वो बाबू की कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो घर वालों को भी अपने जो बच्चे है उसका असेसमेंट करना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। जबरदस्ती आपको डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए। यदि वो सोशल सेक्टर में जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए, यदि वो टीचर बनना चाहता है तो बनने दीजिए, यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने दीजिए। फिर जबरदस्ती उसको आईएएस क्यों बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ पूरे सिस्टम के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि
बच्चे की साइकोलॉजिकल स्टडी की जाए कि वो वास्तव में किस डायरेक्शन में जा रहा है। बड़ी बात है सर। तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है। आप कोटा में देखें, आप कोटा में जबरदस्ती कई ऐसे बच्चे हैं जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती उनको पेरेंट्स वहां रख देते हैं। आप रहे फिर हैं देखते कोटा, हैं, सीन कोटा देखते हैं, संभागीय आयुक्त रहे फिर आप हैं। सीन देखते हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली दूसरी बात ये कि हमें ये उस जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको भी 1-2 साल तैयारी करता है तो असेस कर लेना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक आप इनसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे बुक से, तब तक आप ढंग से पढ़ भी नहीं सकते और ग्रास्पिंग पावर भी आपका वो नहीं आ सकता। जी बिल्कुल क्योंकि सही है। जितना आप उससे अटैच होगे, आप उससे जितना आपको मजा आएगा पढ़ने में, तभी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी में मजा आ रहा है तो हिंदी पढ़ो, इंग्लिश में मजा आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ो। आपको लग रहा है कि मैं ज्योग्राफी में अच्छा हूं तो ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए। साथ ही आपको लगता है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूं तो मैथ्स में पढ़ो आप। फिर उसी तरह से आप ट्रेंड डिसाइड करो ना कि मुझे जाना किस डायरेक्शन के अंदर है। तो मोस्टली मुझे जो लग रहा है संकट ये है, आपको असेसमेंट नहीं कर पा रहे, ना तो घर के लेवल पे हो रहा, ना बच्चा खुद कर पा रहा है हाँ, साइकोलॉजिकल जो अधिकांश जगह पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को खुद को पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। तो क्या किसी इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा आ रहा है तो उसे कह दें भैया कि तुम बाबू नहीं बन सकते, तुम आरएस बन सकते हो, और तुम आरएस नहीं बन सकते तुम सब इंस्पेक्टर नहीं, बन लेकिन सकते ये कुछ जगह तो हो रहा है। जी। और आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस तरह की होते हैं जी। जो आपको एक बार पूरे दिन आपका सेशन लेके 2-4 घंटे बात करके आपको बता देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन से जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये बिल्कुल है कमी। और जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। हम जो अच्छा लड़का बिजनेस है, बिजनेस कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप है तो बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है। आने वाले टाइम में आप जिस तरह से एग्रीकल्चर में आप जितने भी देखें, आप वेस्टर्न कंट्रीज देखें आप, जी, ठीक है, जो हम हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कम होता जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर इस देश की बैकबोन है। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब आपके पास इतनी सारी पॉपुलेशन है, इंडियाज कल्चर इज एग्रीकल्चर। इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो आपको इसमें नए इनोवेशंस तो करने ही पड़ेंगे। साथ ही इनोवेशंस के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम पूरी जो जनसंख्या है उसका पेट भी भर सके और एक्सपोर्ट भी कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इंस्टीट्यूशंस की जो स्थिति है कोचिंग और एकेडमिक दोनों में, एकेडमिक में अगर कहीं मान लो 50% रिजल्ट रहा तो हंगामा मच जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के 99% बच्चे फेल होते हैं तो कुछ पंगा नहीं होता सर। तो ये चीजें खैर तो संवाद नहीं, अभी चलता तो यही है आपके जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें 8-9 हजार बच्चे हैं, तो उसमें 5-7 हजार फेल हो जाते हैं। ज्यादा फेल होता है 150 भी निकल जाते थे, लेकिन वो क्रेडिट दे देते हैं ना बहुत बड़ी। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। तो ये एक जयपुर का तो सर आप एक पर्टिकुलर इसका कारण एक ये है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ Exactly. भाग रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो जापान और चाइना में क्या गवर्नमेंट सर्विसेज की वजह से काम चल रहा है? ये लोग छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री से लेके बड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मार्जिनल, बड़ी, लार्ज स्केल, सब में काम कर रहे हैं। और आप देखें इंडिया जो हजारों साल तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा है, बिल्कुल जीडीपी रहा है। जब 25% 1707 जीडीपी थी में औरंगजेब की डेथ जी। हुई, तब भी हम दुनिया की सबसे दुनिया की 26% जीडीपी हमारे पास थी आप औरंगजेब देखें के आप। टाइम में जी। और 31 दिसंबर 16 को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, क्यों हुई थी? इंडिया क्यों आए? भाई आदमी उस तरफ भागता है जिस तरफ कुछ मिलता है। एग्जैक्टली तो सब लोग इधर भाग रहे थे इंडिया की तरफ। पोर्चुगीज आ रहे थे, जी फ्रेंच भी आ रहे थे, दूसरे लोग भी आ रहे थे। इसलिए आ रहे थे कि हमारे पास बहुत कुछ था। जी बिल्कुल सर। तो सर मेरा एक निवेदन तो आपसे ये रहेगा कि अपन मैं चाहता हूँ कि आप समय निकालें सर, निरंतर कई मुद्दों पे अपन बात करेंगे, जिसमें पॉलिटिक्स होगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बात करेंगे। अभी मैं आपके एक बार फिर से आपके पोस्ट रिटायरमेंट वाले एरा पे आना चाहूंगा कि सोशल वर्क जो है, आप कह रहे हैं लोगों को सोशल वर्क में जाना चाहिए, तो क्या सोशल वर्क पेड है? देखो हमारा जो पैसा देश है- मिलेगा वहाँ? नहीं मैं कोई इसमें पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। अच्छा आप, हाँ जी बिल्कुल, आप वॉलंटियरली कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं नया volunteer कोई बंदा services आएगा दे तो रहा सर? नहीं, ये अपना टेस्ट है। जी, कई लोग बिल्कुल। पेड भी सोशल सर्विसेज देते हैं, बिल्कुल, कई बिल्कुल। लोग नहीं लेते हैं। एनजीओज ये वगैरह अपना अपना टेस्ट है इसमें। जी। लेकिन ये मान के चले आप कि जो सोशल सर्विस है तो हर कोई कर सकता है। जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट की बात करें, पहले भी कर सकता है। आप ढंग से काम कर सकते हो, वो भी सोशल सर्विस है। आप एक चपरासी जो 4th क्लास है वो अपना काम अच्छा ढंग से करे, और जो सफाई कर्मी है वो भी काम अपना ढंग से करे, तो वो राज की सेवा के साथ साथ सोशल सर्विस भी है। उसको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और उसकी रिकॉग्निशन भी बनती है। रिकॉग्निशन पद से नहीं बनती है, रिकॉग्निशन वर्क से बनती है कि आप डेडिकेटेड कितने हो। डेडिकेशन किसके प्रति? बेसिकली हमारी जो डेडिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति होना चाहिए, न कि
पॉलिटिशियंस के प्रति। सर, जैसा आपने बताया कि आप उस संगठन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन में एज ए सलाहकार भूमिका निभा रहे हैं। 400 के करीब बच्चे आपने उस बैकग्राउंड से लिए हैं जिनकी क्षमता थी ही नहीं जयपुर पहुंच के पढ़ने की, रहने की। आप उन्हें कोचिंग फीस भी दे रहे हैं, जो कोचिंग वो चूज कर रहे हैं। साथ ही आप उनको दे रहे हैं हॉस्टल भी, रहना खाना सब कुछ। इन बच्चों से आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि काम तो सरकार का है। मेरा ये मानना है कि तो सरकार की स्कीम्स भी होती है जी लेकिन उनको पता भी नहीं होता, जी बिल्कुल। क्योंकि आप सोशल जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनकी सबकी स्कीम्स होती है जिसमें कोचिंग भी कराते हैं, अनुप्रति वगैरह सबको आपको पता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जो जिस लेवल की कोचिंग अनुपति में तो आपका सिलेक्शन हुआ तो पैसा मिलता है जिस सर। लेवल में कोचिंग करवा रहे हैं और जिस तरह से उनको रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ये अलग एक सिस्टम है। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये जो बच्चे हैं जिस बैकग्राउंड से निकले हैं और आगे बढ़ेंगे तो ये मेरे ख्याल से अच्छे बेटर एडमिनिस्ट्रेटर सिद्ध होंगे, क्योंकि उन्होंने सब चीजें देखी हैं। इन्होंने गरीबी को ढंग से देखा है। इन्होंने, हम बात करते हैं ना कि लास्ट ब्यूरोक्रेसी को लास्ट छोर तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये लोग जाएंगे जी जिनको बिल्कुल। पता है कि ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। सर, इन बच्चों से आप मिले, आपने जब इनका सिलेक्शन किया, इंटरव्यू किया, तो क्या लगता है जिन बच्चों को जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग जयपुर आगे पढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल से सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स भी करने चाहिए। किस टाइप के, किस वर्ग के बच्चे हैं ये बेसिकली? ये सभी वर्गों के बच्चे हैं, जैसे ज्यादातर किसान वर्ग के बच्चे हैं जी। और सभी कास्ट और सभी ग्रुप्स के हैं। जी, तो ये संगठन आपका जो है इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, जी सर। सभी के लिए इस काम कर रहे हैं। और बेसिकली हमारी जो परंपरा है वो तो ये है जी कि आप देखो सब धर्मों के अंदर ये प्रावधान किया है, सभी धर्म में, कि आप चैरिटी करो। जैसे इस्लाम में 40वां भाग करते बिल्कुल, हैं, 2.5%। अपने यहाँ भी किया है, सब जगह। इवन आप देखें कि जितने भी विकसित राष्ट्र में बड़े बड़े लोग पैसा कमाते हैं, अल्टीमेटली डोनेट कर देते हैं। और हमारा गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप जो प्रिंसिपल है वो भी ये कहता है कि आप ट्रस्टी हो, ये सारी चीजें जो आप कमाते हो ये सब आप बतौर ट्रस्टी इसको काम में लेवें और ये समाज की प्रॉपर्टी है। तो ये कोई आदमी समझ जाता है तो डोनेट करता है। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन डोनेशन के भी रूप अलग अलग हैं। आप या तो डायरेक्ट डोनेशन करते हो या इस तरह से करते हो, ये अपने अपने अलग रूप है, लेकिन वास्तव में डोनेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आपका एक प्रोजेक्ट हमने सोलर वाला देखा था, उस पे मैं डिटेल मैं चाहूँगा आप फिर कभी हमें समय दें कि सोलर का जो प्रोजेक्ट है राजस्थान में डेवलपमेंट में, चूंकि आप सर लंबे समय तक इस फील्ड में जुड़े रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं और डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीनें जा रही हैं लोगों की, तो इस प्रोजेक्ट पे भी मैं चाहूँगा कि अपन लंबी बात करें। इसके अलावा कोई और बिंदु जो हम यूथ को मैसेज दे सकें तो आप प्लीज़ बताएं सर। देखो यूथ को तो जो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि एक तो सिस्टमेटिक किसी भी चीज का ये है कि एक तो आप अपना सिस्टम बनाएं। आप सिस्टमेटिक कोई चीज नहीं होती तो फिर आप उस सिस्टम में आप सरवाइव नहीं कर सकते। अभी तब कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। तो इसमें पहले तो आप अपना गोल डिसाइड करें। गोल डिसाइड करने के बाद ये देखें कि आप क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं इसमें। जैसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं ना, हाँ मैनेजमेंट में, बिल्कुल, कि बिल्कुल। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है, थ्रेड्स क्या हैं? और थ्रेट्स क्या है। तो आप खुद का भी अपना एनालिसिस करें ना कि मैं जिस चीज की लेने जा रहा हूँ या जिस करने जा रहा हूँ तो मेरी ये क्या एनालिसिस है और फिर मुझे क्या करना चाहिए। यदि वो कुछ नहीं समझ सकता तो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस दे देते हैं, फिर उसको पूरे एफर्ट्स करने चाहिए। और सोशल मीडिया का जो आज के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा टाइम घटा दें, अंगूठे का इस्तेमाल कम करें रील पे। हाँ, थोड़ा सा टाइम कम कर दें, थोड़ा सा किताबों से दोस्ती हमारे एक करें मित्र ने किताब और लिखी कुछ है सर, लिखने का प्रयास करें, उसमें साथ ही पढ़ने के साथ लिखने का भी प्रयास करें। जी क्योंकि उन्होंने आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो एग्जैक्टली ये अल्टीमेटली एक तो होती है सेलेक्टिव स्टडी, एक होती है माइक्रो मैक्रो लेवल पे। तो आपको दोनों देखनी है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें, अब उसमें देखना कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे एलडीसी का एग्जाम, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड चीजें पढ़ो ना, जो आ एग्जैक्टली सकती है। अब आप उसको एक किताब को ही पढ़ने लग जाओगे पूरी को, बिल्कुल, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते रह आप जाओगे। उसमें पढ़ोगे मणिपुर के लिए क्या प्रावधान है वगैरह, कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेवल है, इस लेवल में मुझे ये पढ़ाई करनी है। जी कि जैसे आर्टिकल 1 क्या है, फिर 3 क्या है, फिर आर्टिकल 14 क्या है, 21 क्या है, या मूल फिर अधिकार और ये हाँ बेसिक कर्तव्य, बेसिकली डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स। प्रिंसिपल्स क्या है, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, मूल अधिकारों में, फिर कर्तव्य क्या है, फिर 42th अमेंडमेंट क्या है, इसको मिनी संविधान क्यों कहते हैं, फिर
52 क्या है, दल बदल विधेयक कहाँ से आया, 32 फिर क्या है, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, हम्म, वित्त आयोग क्या है, फिर exactly. आपके गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है, फिर आपातकाल में 352, 356, 360, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो जिस लेवल पे आप पढ़ाई करना Exactly. चाहते हैं उसी लेवल की तैयारी करें। आप आईएएस का है तो निश्चित रूप डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सबसे अधिक पार्ट आता है, और साथ ही उसमें नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 1858 एक्ट में क्या हुआ, फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, 1909 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, 1935 में आईआर क्या किया आया, द्वैत शासन आया, फिर 1935 में प्रांतीय भारत स्वतंत्रता आई, अधिनियम। फिर क्रिप्स मिशन आया, उसके कौन अध्यक्ष थे, सर स्टोपर्ट क्रिप्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे, क्या रिकमेंडेशन दी, गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा, फिर जी जी बिल्कुल। कैबिनेट मिशन कैसे बना, फिर कैसे हमारी कौन जो संविधान सभा बनी, फिर बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं, मतलब जो लेवल जिस लेवल का है उस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आरएस में और सही आईएएस कह को रहे आप सभी को आप कंपेयर नहीं कर सकते आप। इसीलिए फोर्थ ग्रेड वाले में कई आरएस की एग्जाम देने वाले फेल हो गए क्योंकि नहीं, वो वो तो निश्चित रूप से जो पेपर सेटर है उन्होंने देखा होगा ना कि भाई इसमें हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी है और हमें किस किस तरह का चाहिए। अब जैसे आर्मी में टेस्ट लेते हैं तो आर्मी में उनको पता होता है कि हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट इसीलिए होते हैं कि हमें आर्मी के लिए आदमी चाहिए, बिल्कुल। हमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और कोई पढ़ाई वो नहीं हाँ। चाहिए, हमें आर्मी के लिए किस कैसा चाहिए स्टफ वही लेने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सर, ये तो रोचक बात बताई आपने, धन्यवाद सर आपको। तो राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। और आपसे हम लगातार रूबरू होंगे कई मुद्दों पे, बहुत सारे बिंदुओं पे आप विशद ज्ञान रखते हैं और आपकी संवाद अदायगी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, हम इनसे सीखते हैं, सीखते रहेंगे। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू।